प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया में हम तीसरी प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले में उपसर्ग पढ़ा था, दूसरे में प्रत्यय पढ़ा था, फिर हमने समास पढ़ा और समास का एक भेद हम पढ़ चुके हैं, तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं और अब हम अगले भेद पर आते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास में आप इसकी एक विशेष पहचान होती है कि इसका जो पहला पद सिम्टम वही है, पूर्व पद गौण होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। बस इसमें एक चीज डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है कि इसका जो पूर्व पद होता है, जो पहला वर्ड होता है, वो संख्यावाची होता है, न्यूमेरिक होता है। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तब हम इसमें विग्रह करते समय समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, द्विगु समास तत्पुरुष समास का उपभेद माना जाता है, परंतु आप इसे स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम इसे उसके उपभाग के रूप में नहीं पढ़ेंगे, हम इसे स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं। द्विगु समास में पहला वर्ड न्यूमेरिक होता है और इसके विग्रह में हम समूह और समाहार का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, समास पढ़ते समय हमें एक चीज विशेष ध्यान रखनी होती है। कौन सी? कि उस चीज में पहला शब्द संख्यावाची होता है, ठीक है। और समूह और समाहार, पहले तो समूह और समाहार क्या है? जैसे कुछ चीजें आपस में मिले, जैसे टीम में जो स्टूडेंट होते हैं, टीम 12 लोगों की क्रिकेट की टीम है या कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों का समूह होगा, समाहार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 40 बच्चे एक साथ तो बैठे हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी निजी पहचान है। लेकिन अगर मैं 5 किताबों को साथ में रखूं और 5 किताबें आपस में एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं, पांचों साथ तो हैं, लेकिन पांचों की अपनी एक अलग पहचान है। सेम ऐसे ही, लेकिन अगर मैंने दोपहर का समय, अब दोपहर में 2 पहर जब मिलते हैं, मैं उन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकती। त्रिवेणी, जैसे संगम है, संगम में 3 नदियों की धाराएं मिलती हैं, लेकिन मैं तीनों को अलग अलग नहीं कर सकती। रास्ते हैं, चौराहा, तिराहा, दोराहा, 2 रास्ते मिलते हैं, 3 रास्ते मिलते हैं और 4 रास्ते मिलते हैं, लेकिन आगे जाकर वो अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेन 4 रास्तों को मिलने की जो जगह है, उसे हम चौराहा कहते हैं। तो जहाँ पर चीजें मिले और मिलकर आगे बढ़ जाएं, वो तो हमारी समाहार कहलाती हैं। लेकिन यदि चीजें हैं और वो साथ में हैं और उनकी इंडिविजुअल पहचान है, तो हम उसे समूह के नाम से जानते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में ये समझा रही हूँ। अब देखिए, चौराहा, 4 राहों का समाहार, 4 रास्ते जो मिलते हैं वो ही चौराहा कहलाता है। लेकिन जब वो सड़क आगे निकल जाती है तो वो अकेली सड़क कहलाती है। आप उसे ये नहीं कहते ये चौराहे से निकली हुई सड़क है। मेन जो 4 रास्ते जहाँ मिले हैं वो चौराहा, और उन 4 रास्तों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब वो आगे जाके अलग होते हैं तब वो चौराहा नहीं कहलाते। तो यहाँ पर ये समाहार होगा। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। अब देखिए, यहाँ पर ये 9 स्टोन्स हैं और ये स्टोन्स आपस में अलग अलग हैं। अब सबकी अलग अलग पहचान है, कोई किसी के अंदर घुस नहीं रहा, कोई किसी में मिल नहीं रहा। ये हो गया हमारा समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। तो 3 प्रकार के फल हैं और जब उनका चूर्ण बनता है तो उसे हम क्या, चूर्ण जब बन जाता है, चूरन बन जाता है उसका, तो हम तीनों के चूरन को अलग अलग कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तीनों तरह के चूर्ण मिल जाते हैं और वो समाहार कहलाता है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अब हम वीक को जब हम काउंट करते हैं तो वो 7 दिन आपने गिने, सोमवार, मंगल, बुध, सबकी अपनी अलग पहचान है। आपने उसे एक नाम से बता दिया, समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। तो यहाँ पर 100 वर्ष का एक सेंचुरी को आपने समूह के रूप में, अब वो समाहार नहीं है। पहली साल और 100वीं साल नहीं मिलेगी आपस में, लेकिन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर उन 100 ईयर्स को एक साथ काउंट कर रहे हैं और हर एक वर्ष की अपनी एक अलग पहचान होगी, तो वो हमारा समूह हो गया। पंचवटी, 5 वटों का समूह। नासिक में जगह है जहाँ पर 5 वट वृक्ष थे, जहाँ से सीता का हरण हुआ था। तो 5 सड़क के किनारे 5 वट वृक्ष हैं और 5 वृक्ष अलग अलग जगह पर खड़े हैं, लेकिन 5 एक से वृक्ष हैं, वट के वृक्ष हैं, इसलिए उस स्थान को पंचवटी कहते हैं। तो यहाँ पर 5 जो वट वृक्ष हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ हैं। तो यहाँ पर हम समूह का प्रयोग करेंगे, ना कि समाहार का। दोपहर, तो
पहरों का समाहार। अब यहाँ पर जैसे सुबह से दोपहर आ जाती है, दोपहर से शाम आ गई, शाम से रात आ गई और रात से फिर सुबह सुबह आती है, तो एक समय का दूसरे समय से मिलने का जो मीटिंग पॉइंट होता है, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप उसको अलग नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको पता ही नहीं लगता कब पल से पल मिलके सुबह शाम में और शाम रात में और रात सुबह में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर दोपहर यानी कि आप समय की घड़ियों को अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर पहरों यानी कि समाहार हो गया। नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार। यहाँ पर अगर आप 9 रात्रि देते हैं, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी 8 आनों का समूह। 16 आने होते हैं 1 रुपया। आपने चवन्नी देखी होगी, 4 आने। अठन्नी 8 आने, 75 पैसे आपके 12 आने और 1 रुपया आपका 16 आना। तो अठन्नी यानी कि 8 आनों का समूह और दशानन 10 आननों का समूह। आप यहाँ पर इसको अगर देखिए, जैसे दशानन शब्द है, यहाँ 10 न्यूमेरिक वर्ड है, चौराहा में 4 न्यूमेरिक है, नवरत्न में 9 न्यूमेरिक है, त्रिफला में 3, सप्ताह में 7, शताब्दी में 100, पंचवटी में 5, दोपहर में 2, नवरात्रि में 9, अठन्नी में 8 और दशानन में 10। आपने देखा, पहला शब्द न्यूमेरिक है, संख्यावाची है। लेकिन समास को निर्धारित करते समय हमें एक नियम याद रखना होता है कि जैसा समास का विग्रह हम करेंगे वैसा ही समास का नाम भी हमें लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं अगर दशानन शब्द का विग्रह आपको बताऊं कि 10 आननों का समूह यदि मैंने किया तो ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है कि रावण के 10 सिर थे और 10 सिरों को मैंने एक साथ काउंट कर लिया, मेरे द्विगु में आ गए। लेकिन क्या इसका बहुत अच्छा उदाहरण ये बहुव्रीहि में नहीं होगा, क्योंकि रावण किसी और को कहते ही नहीं है, 10 आनन किसी और के थे ही नहीं। तो अगर हम इसका विग्रह करते हैं 10 है आनन जिसके या 10 आननों वाला, तब ये हमारा समास का नाम विग्रह के आधार पर बहुव्रीहि समास के रूप में हो जाता। हम इनमें से कईयों के विग्रह हम दूसरे समास के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे नवरत्न, नव है रत्न जो, तो हमने यहाँ पर विशेष्य और विशेषण के रूप में इसको ले लिया, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। त्रिफला, 3 फल है जो, तब यहाँ पर ये 3 विशेषण बन गया, फल यहाँ विशेष्य बन गया, हमारा ये क्या हो गया, कर्मधारय समास। ठीक है। 7 दिनों का समूह, 7 है दिन जो, तो हमारा कर्मधारय बन गया ये। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, यानी कि 100 वर्षों का समूह है जो, या 100 है वर्ष जो, तब भी हम इसको कर्मधारय में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए पंचवटी, 5 है वट जो, 5 वटों का समूह। ठीक है। तो हमने यहाँ पर जैसा हमारा विग्रह, समास का नाम भी वैसा ही होगा। 10 है आनन जो, 10 आननों का समूह, या 10 है आनन जिसके। यदि हम जिसके पे जाते हैं तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, और यदि हम समूह पे आते हैं तो ये हमारा होगा द्विगु समास। अब देखिए कि द्विगु और कर्मधारय में क्या अंतर है। तत्पुरुष के ही दोनों भेद हैं, द्विगु और कर्मधारय, दोनों में ही सेम सिम्टम है कि वो सेकंड पद जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है और पहला पद आपका गौण होता है, सेकेंडरी होता है। द्विगु समास का उत्तर पद किसी समूह का बोध कराता है और विग्रह करते समय समूह या समाहार का प्रयोग नहीं किया जाए तो पूर्व पद विशेषण होने के कारण उत्तर पद विशेष्य के रूप में कार्य करने लगता है। अब देखिए, यदि हम समूह और समाहार का प्रयोग ना करें विग्रह करते समय, और हमने इसका जो विग्रह है वो कैसे किया, देखिए 10 आनन, 10 है आनन जो, हमने समूह समाहार के रूप में इसका विग्रह नहीं किया। अब 10 है आनन जो, 10 यहाँ पर विशेषण बन गया और आनन यहाँ पर विशेष्य, यानी कि एक उपमेय तो दूसरा उपमान। आपने ये पढ़ा होगा कि एक जो विशेषता जिसकी बताई जाए और एक जो विशेषता बताई जा रही है। नवग्रह, 9 है ग्रह जो, हम इसको सेम सब में न्यूमेरिक वर्ड है, लेकिन हमने इसका विग्रह यदि हमने समूह समाहार लगाकर किया तो ये द्विगु हो गया। लेकिन यदि हमने समूह समाहार ना लगाकर जो समान रूपी कुछ ऐसे विग्रह किया तो ये हमारा कर्मधारय में चला जाता है और पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य बन जाता है। 9 है ग्रह जो, तो ग्रह यहाँ पर विशेष्य और नव यहाँ पर विशेषण हो गया। पंचमुखी, मुख विशेष्य,
और पंच यहाँ पर विशेषण, संख्यावाची विशेषण आपने पढ़ा होगा। तो 5 है मुख जो, तो मुख की विशेषता के वो कितनी है? 5 है। पंजाब, 5 है। आप जो पंजाब का नाम ही इसीलिए पढ़ा है क्योंकि वहाँ पे 5 प्रकार की नदियां बहती हैं। 5 नदियां पंजाब में पाई जाती हैं। तो 5 है आब जो, तो आब विशेषण, आब यहाँ पर विशेष्य है और 5 यहाँ पर विशेषण है। अष्ट सिद्धि, 8 है सिद्धि जो, सिद्धि विशेष्य है आपका और अष्ट यहाँ पर विशेषण है। 10 आननों का समूह। अब देखिए एग्जाम्पल को दोनों तरह से आपको करके दिखाया है, कर्मधारय में भी और नीचे समूह समाहार में ये आपका द्विगु होगा। 10 आननों का समूह, 9 ग्रहों का समाहार, 5 मुखों का समूह, 5 आबों का समूह, 8 सिद्धियों का समाहार। ये लाइन आपकी द्विगु की हो गई और ऊपर वाली लाइन आपकी विशेषण और विशेष्य के कारण ये कर्मधारय कहलाएगी। तो इस तरह से आपका द्विगु समास कहलाता है। हम जैसा विग्रह करते हैं वैसा ही हमारा समास का नाम भी डिसाइड होता है। पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर समस्त पद बनते हैं और समस्त पद यदि हमें मिलता है तो हम उसका विग्रह करते हैं। यदि हमें विग्रह मिलता है तो हम उसको समस्त पद में कन्वर्ट करके समास का नाम लिखते हैं। जैसा हमारा विग्रह होता है वैसे ही हम समास का नाम भी लिखते हैं। तो इस तरह से आपने द्विगु समास को समझा। यदि आपको मेरा पढ़ाना समझ आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत